हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी यू एस एल एन सी वेब एन ई पी के फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। और फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, जिसका नाम है भारत का इतिहास 1700 से 1857। ये आपका बुक का नाम है। तो आज की वीडियो में हम इस बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज आप लोग फर्स्ट टाइम फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम ही फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया जा रहा है। तो इसके कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी कंप्लीट बुक में से ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के दौरान, या फिर उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब पार्ट, की उन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपका फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने जा रहा है, तो ये वीडियो बिल्कुल उसके लिए ही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। बुक का नाम है भारत का इतिहास 1700 से 1857। एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ईच चैप्टर से, मतलब हम कहें कि जितने भी आपके 9 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है, आपकी बुक के अंतर्गत, उन 9 के 9 चैप्टर्स पे से हमने प्रत्येक चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चंस, अराउंड 3 क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर आता है वो आता है 18वीं सदी में भारत पृष्ठभूमि विमर्श। ठीक है, तो इस उसमें अगर हम बात करें, इस चैप्टर में आपके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, जो कि चैप्टर के मोस्ट ऑफ द पार्ट को भी कवर अप करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनता है, मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य का पतन किन कारणों से हुआ था, उन कारणों के बारे में आपको बताना है। कम से कम आपको 6 जो कारण हैं वो कारण यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, ये जरूरी है। ठीक है, अगर आप 3 से 4 कारण ही बताते हैं अपने आंसर में, ठीक है, तो आपके जो नंबर है काफी कम आएंगे, बिकॉज कम से कम तो 6 कारण बताने ही होते हैं। ठीक है, 6 कारण आपको एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद आपको आंसर लिखने का फॉर्मेट पता होना चाहिए, जो कि एक जरूरी है। ठीक है, जब आप आंसर शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके बाद उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे कि मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो आप मुगल साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका पतन कई कारणों से हुआ था, इसका कोई पतन का कोई एक कारण नहीं है, इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, और हम कहें बाहरी कारण शामिल थे। तो इस प्रकार की चीजें आपको बतानी होंगी। जब आप ये बता देंगे तो आपको फिर मुख्य कारण जो है वो लिखने होंगे। मुख्य कारण आप लिखेंगे, मुगल साम्राज्य के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको आंसर लिखने का जो फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए, वो एक जरूरी चीज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको आंसर पता है पर आपने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में अपना आंसर लिख दिया। अगर आपने ऐसा किया तो आपके नंबर बहुत ही हद तक कट जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करें, अगर आपको आंसर लिखना है तो किस फॉर्मेट में लिखना है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे। तो आप जब आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले बताएंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे भाई, मुगल साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा बता देंगे 1 2 लाइन में। साथ के साथ ये बता देंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के कई सारे कारण थे, कोई एक कारण नहीं था, इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और बाहरी कारण शामिल थे। ठीक है, इस प्रकार से आपने बता दिया। अब जब आपने जो परिचय होता है या इंट्रोडक्शन होता है वो दे दिया, उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको बताने हैं मुख्य कारण, जो कि आंसर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे मुगल साम्राज्य के जो पतन है उसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। उसके बाद आपने ये लिख दिया। अब उसके बाद आप जैसे पॉइंटों में लिखते हैं ना, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ऐसे आप कर करके 6 पॉइंट लिखेंगे। मतलब 6 कारण जो होते हैं वो आप लिखेंगे। जब आप ये लिख के कंप्लीट कर देंगे 6 के 6, तो उसके बाद अंत में आपको देना होगा कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष। हर एक आंसर के अंत में आपको निष्कर्ष देना जरूरी है, ताकि आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, आंसर लिखने का ये एक सही फॉर्मेट है, तो इसको आप याद कर लीजिए। सबसे पहले आप थोड़ा सा परिचय देंगे, उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट आंसर है 6 पॉइंट में, 5 पॉइंट में, 7 पॉइंट में, वो आप एक्सप्लेन करेंगे। और जब आप पूरा आंसर एक्सप्लेन कर देंगे तो अंत में आपको देना होगा निष्कर्ष। ठीक है, कंक्लूजन देना होगा, जिससे जो आपका आंसर है वो पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के पतन की अगर हम बात करें तो कई सारे इसके कारण भी हो सकते हैं भाई। इनके एक प्रकार से सत्ता के लिए जो लड़ाई चल रही थी वो कारण एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ब्रिटिश शासन व्यवस्था आ चुकी थी, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल चुका था। मुगल साम्राज्य अपने पतन पर जब पहुंचा तो उस समय कर जो था वो बहुत हद तक लिया जा रहा था व्यापारियों से और किसानों से। ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। तो इस ऐसे करते करते आपको कम से कम 6 कारण जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, 18वीं सदी
में क्षेत्रीय रियासतों रियासतों के उदय की प्रक्रिया और प्रभावों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, 18वीं सदी में जो क्षेत्रीय रियासतें थी, ठीक है, मतलब कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो छोटे छोटे राजाओं ने अपनी रियासतें तैयार करी, ठीक है, सत्ता में आए, उन रियासतों के उदय की प्रक्रिया आपको बतानी है कि भाई क्या प्रक्रिया थी और उसके बाद क्या प्रभाव पड़े, उस रियासतों के उदय होने के बाद क्या प्रभाव पड़े, ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो प्रक्रिया आप बताएंगे, प्रक्रिया भी बता सकते हैं जिसमें मुगल साम्राज्य एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ही जो क्षेत्रीय रियासतें थी वो बहुत बड़े स्तर पर उभर कर सामने आने लगी। प्रभावों की बात करें तो इसमें क्या है कि भाई जो कर लगा हुआ था किसानों पे और व्यापारियों पे, वो कर हटा दिया गया, उनकी जो जीवन थी थोड़ा सुलभ हो गया। साथ के साथ अब किसी एक राजा का बहुत बड़े स्तर पर क्या था, राज्य मतलब शासन नहीं था। अब प्रत्येक जो क्षेत्र था वो स्वतंत्र था, वो अपना शासन व्यवस्था खुद चला सकता था। तो इस प्रकार के जो प्रभाव और प्रक्रिया है ये आपको यहाँ पे चर्चा में बतानी है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन ने भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, यूरोप से मतलब यूरोप से जो व्यापार करने के लिए कंपनियां आई थी, ठीक है, कंपनियां आई थी, उन्होंने उन कंपनियों ने भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस समय की, उसको किस प्रकार से प्रभावित किया, ये आपको बताना है। इसके इसको भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे देंगे कि भाई उसमें यूरोप में से जो कंपनियां भारत में आई थी वो किस समय में आई थी, आपने इतना बता दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है, ये आप बता दिया। उसके साथ अब आप ये बताएंगे कि भाई क्षेत्रीय जो रियासतें थी उनके आंतरिक मामलों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर यूरोप की जो व्यापारिक कंपनियां थी उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हो गई थी क्योंकि राजा थे वो एक दूसरे से संघर्ष करते थे, लड़ते थे, जिसके कारण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इस चीज का फायदा उठाया और अपने आप को मजबूत किया। इस प्रकार के पॉइंट आप बना बना के लिखेंगे तो आपका जो आंसर है काफी बेहतर बन जाएगा। ठीक है, तो यूरोप से जो ब्रिटिश मतलब यूरोप से जो कंपनियां आई थी उन्होंने भारत की राजनीति को कैसे प्रभावित किया, ये चीजें आपको बतानी है। चैप्टर नंबर 2 की तरफ चले, उसमें पूछा गया है, चैप्टर नंबर 2 है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, शुद्रीकरण, बंगाल, मैसूर, मराठा और पंजाब। चैप्टर 2 में पहला क्वेश्चन आता है कि बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार की प्रक्रिया और प्लासी युद्ध का महत्व क्या था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दो भागों में बटा हुआ है। पहले तो आपको प्रक्रिया बतानी है, ठीक है, बंगाल में ब्रिटिश जो सत्ता थी उसके विस्तार की प्रक्रिया बतानी है, और दूसरा प्लासी का युद्ध का क्या महत्व था ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ब्रिटिश सत्ता ने किस प्रकार भाई बंगाल में व्यवस्था बैठाई थी, ठीक है, वहां पे अपना विस्तार किया, किस प्रकार से जो राजा थे वहां के उनको अपने अंतर्गत किया, ये सारी चीजें बतानी है। फिर प्लासी का युद्ध इस चीज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई मैसूर के टीपू सुल्तान के शासन और ब्रिटिश संघर्ष पर चर्चा कीजिए। ठीक है, मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे उनकी शासन व्यवस्था और ब्रिटिश से जो संघर्ष था, इस चीज के ऊपर आपको क्या करना है, जो चर्चा है वो करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि मराठा साम्राज्य की कमजोरियों का ब्रिटिश सत्ता के विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, मराठा साम्राज्य की जो कुछ कमजोरियां थी, थोड़ी बहुत जो कमजोरियां थी, उन कमजोरियों का ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश शासन के विस्तार में क्या प्रभाव पड़ा, भाई कितनी तेजी से उन कमजोरियों को पकड़ा ब्रिटिश शासन ने, ठीक है, और अपना विस्तार को बढ़ाया। तो ये चीजें आपको चैप्टर नंबर 2 है उसमें एक्सप्लेनेशन में मिलेंगी। ठीक है, बात करें चैप्टर नंबर 3 की, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, विचारधाराएं और रणनीतियां। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रिटिश राज का डिवाइड एंड रूल, ठीक है, फूट डालो राज करो नीति भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, फूट डालो और राज करो की जो नीति थी उस चीज का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज को आपको बताना है कि भाई जो लोग गुट में रह रहे हैं, जो लोग एकता में रह रहे हैं, उनके बीच में फूट डालकर उनके ऊपर राज करने की जो नीति थी, उस नीति ने भारतीय समाज में, मतलब उस समय का जो भारतीय समाज था उसके ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव डाला, क्या प्रभाव डाला, ये आपको एक्सप्लेन करना है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डिवाइड एंड रूल के रिगार्डिंग। हो सकता है ये आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे मेन क्वेश्चन में ही पूछ लिया जाए इसके बारे में। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो स्थायी बंदोबस्त नीति के उद्देश्य और परिणाम की व्याख्या करें। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जो नीति थी उसके उद्देश्य क्या थे, उसके परिणाम क्या थे, इसकी व्याख्या करनी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा भी मत छोड़िए। ठीक है, इस क्वेश्चन को कवर अप करिए अपने बुक के अंतर्गत। अब स्थायी जो बंदोबस्त नीति थी भाई उसको बनाने के उद्देश्य क्या थे, क्यों बनाई गई थी, और जब उसको लागू किया गया नीति को तो उसके क्या परिणाम निकलकर सामने आए, ये चीजें आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ब्रिटिश
सैन्य और प्रशासनिक नीतियों ने भारतीय रियासतों को किस प्रकार प्रभावित किया? ठीक है भाई, ब्रिटिश ब्रिटिश हम कहें कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई जो सैन्य सेना की और जो प्रशासनिक नीतियां थी, उन्होंने भारत की जो रियासतें उस समय चल रही थी उनको किस प्रकार प्रभावित किया? भाई वो नीतियां कहीं रियासतों के फेवर में थी या उनके अगेंस्ट में थी, ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है भाई, प्रभावित किया, सकारात्मक रूप से प्रभावित किया या नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, ये चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। चैप्टर नंबर 4 की तरफ देखें, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का निर्माण, भूमि भूमि राजस्व और नीतियां। पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भूमि राजस्व प्रणाली ने भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव डाला? ठीक है, औपनिवेशिक भूमि राजस्व प्रणाली मतलब कि भाई भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर भी कर इकट्ठा किया जा रहा था औपनिवेशिक शासन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो प्रणाली लाई गई, इस प्रणाली ने भाई किसानों पे क्या प्रभाव डाला? किसानों से कर लिया जा रहा था तो उसका क्या प्रभाव उन चीजों पे पड़ा? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर करिए, हो सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है कि भाई औपनिवेशिक भूमि राजस्व प्रणाली, औपनिवेशिक शासन के दौरान जो औपनिवेशिक भूमि राजस्व प्रणाली लाई गई, उसने किसानों पर क्या प्रभाव डाला, ये एक्सप्लेन करना है। फिर आता है महालवड़ी और रेतावड़ी व्यवस्था में अंतर और उनकी सफलताएं असफलताओं की समीक्षा कीजिए। ठीक है, महालवड़ी और रेतावड़ी की जो व्यवस्थाएं थी उसमें आपको अंतर और उनकी सफलताएं और असफलताएं बतानी है। भाई इन दोनों व्यवस्थाओं के अंतर्गत अंतर क्या था, फिर इन व्यवस्थाओं की सफलता क्या थी और इन व्यवस्थाओं की असफलता क्या थी। इस क्वेश्चन में तीन चीजें इंपॉर्टेंटली पूछी गई हैं। अंतर पूछा गया है, व्यवस्था में भाई सफलता और असफलता के बारे में बात की गई है, तो ये चीज आपको कवर अप करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, ब्रिटिश काल में कृषि का व्यवसायीकरण क्यों और कैसे किया गया? ठीक है भाई, व्यवसायीकरण का मतलब कृषि को एक प्रकार से पूरा का पूरा बिजनेस बना दिया गया था ब्रिटिश काल के दौरान, तो इसे क्यों किया गया और कैसे किया गया? ठीक है, ये चीज आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है चैप्टर नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत। बात करें चैप्टर नंबर 5 में, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवसायीकरण। औपनिवेशिक ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को कैसे बदला? ब्रिटिश औपनिवेशिक जो नीति थी भाई, ब्रिटिश शासन के द्वारा जो औपनिवेशिक नीतियां लाई गई थी, उन नीतियों ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि पूरी तरह से कृषि पर आधारित है, उसको कैसे बदला, इस चीज को बताना है। ठीक है, नगदी फसलों के उत्पादन ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया था? ठीक है भाई, जो नगदी फसलें उस समय थी, ठीक है, तो उस समय की जो नगदी फसलें थी, उनके उत्पादन ने भाई, उनका हैवी उत्पादन हो रहा है बड़े स्तर पर, तो उनके उत्पादन ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें, व्यापारिक नीतियों के कारण भारत में ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है भाई, व्यापार से रिलेटेड जो नीतियां लाई जा रही थी, उन नीतियों के कारण भारत का जो ग्रामीण समाज था भाई, गांव का जो समाज था उस समय का, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा था इन व्यापारिक नीतियों का, ये प्रभाव आपको बताने हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 3। अब जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप अपनी बुक के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप यूट्यूब पे अगर आपको वीडियोस मिल जाती हैं इन चैप्टर से रिलेटेड, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इन क्वेश्चंस के डायरेक्टली आंसर ढूंढ सकते हैं। बट ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस आपके लिए, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को कवर करके रखिए। ठीक है, जिससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपके एग्जाम के दौरान। कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि भाई व्यापारी की जो नीतियां थी, उन्होंने भारतीय समाज, जो ग्रामीण समाज था भारत का, उसके ऊपर क्या प्रभाव डाला, ये बता रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलें, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था भारत में औद्योगिक हास। पहला क्वेश्चन आता है, भारत में औद्योगिकीकरण के स्थान पर औद्योगिक हास क्यों हुआ? ठीक है, भारत में औद्योगिकीकरण मतलब कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्थान पर जो होना चाहिए था, मतलब औद्योगिक होने चाहिए थी, उसको हास क्यों, उसको हानि कैसे पहुंची, क्यों हुआ, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई भारत में ज्यादा से ज्यादा आप कहें औद्योगिकीकरण होना चाहिए था, वो होने की बजाय भारत में क्या हुआ, औद्योगिक हास हुआ था। ठीक है, उद्योगों को हानि पहुंची, कमी आई, ये क्यों आई, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई औद्योगिक हास के भारतीय हस्तशिल्प और कारीगरों पर क्या प्रभाव पड़ा? भाई उद्योगों का जो हास हुआ था, भाई कमी आई थी, उद्योगों पे हानि पहुंची थी उन्हें, तो उसके कारण भारत में जो हस्तशिल्प मतलब हाथ से शिल्पीकार, हाथ से शिल्प करके जो चीजें बनाई गई थी, वो जो कारीगर थे जो हाथ से शिल्प करते थे, ठीक है, उनके ऊपर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत के आर्थिक परिदृश्य में मुख्य बदलाव क्या थे? ब्रिटिश काल के दौरान भाई भारत का जो आर्थिक
परिदृश्य था, मतलब एक प्रकार से कहते हैं वो आर्थिक रूप से जो व्यू था भारत का, उसमें क्या बदलाव आए। ठीक है, मुख्य बदलाव क्या थे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। और ये क्या ध्यान में रखते हुए करना है कि भाई उस समय ब्रिटिश काल चल रहा है। ठीक है, ब्रिटिश काल चल रहा है और आर्थिक रूप से जो भारत के अंतर्गत आर्थिक रूप से जो चेंजेस आए, मुख्य बदलाव आए, वो आपको एक्सप्लेन करना है। बात करें चैप्टर नंबर 7 की, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। पहला क्वेश्चन आता है, ब्रह्म समाज और आर्य समाज के सुधार आंदोलनों के उद्देश्य और प्रभावों की तुलना कीजिए। ठीक है, ब्रह्म समाज और आर्य समाज, ये जो दो समाज है, इनके द्वारा समाज के जो सुधार आंदोलन थे, इनके द्वारा चलाए गए जो सुधार आंदोलन थे, उनका उद्देश्य क्या था और उनके प्रभाव क्या पड़े, इनके ऊपर आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। ठीक है भाई, उद्देश्यों की तुलना करनी है कि भाई इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी तुलना करी। फिर इनके द्वारा किए गए आंदोलन और इनके द्वारा किए गए आंदोलन में क्या क्या प्रभाव पड़ा समाज पर, ये चीज आपको एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, समाज में सुधार आंदोलनों के योगदान और समीक्षा, सीमाओं की समीक्षा करें। ठीक है, समाज में जो सुधार आंदोलन हुआ, सुधार आंदोलन के क्या योगदान थे और उनकी सीमाएं क्या थी, इस चीज के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है भाई, कि क्या योगदान रहा सुधार आंदोलन जब किया गया भारत में। ठीक है, और उसकी सीमाएं क्या थी इस आंदोलन को करने की, किस सीमा तक वो जा सकता था, ये चीजें आपको बतानी है। तीसरा पॉइंट आता है, बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर सुधार आंदोलनों ने किस प्रकार कार्य किया था। ठीक है, उस समय भारत में भाई बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गई, या फिर विधवा पुनर्विवाह जैसे जो मुद्दे थे, इन मुद्दों पर सुधार आंदोलन ने किस प्रकार कार्य किया, इन मुद्दों को किस प्रकार खत्म किया। ठीक है, जो गलत नीति थी भारत में, आडंबर थे, उनको किस प्रकार सुधार आंदोलन ने खत्म किया, तो इस चीज के ऊपर आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। बात करें चैप्टर नंबर 8 की, स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन की स्वदेशी प्रणाली के ह्रास के मुख्य कारण क्या थे। ब्रिटिश शासन में स्वदेशी प्रणाली, स्वदेशी शिक्षा प्रणाली के ह्रास, भाई भारत में जो शिक्षा चली आ रही थी हमेशा से ही, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उस शिक्षा प्रणाली के ऊपर किस प्रकार हानि पहुंची, ये क्या कारण थे उनको हानि पहुंचाने के, ये कारण आपको बताने हैं। ठीक है भाई, भारत में हमेशा से हम एक प्रकार से गुरुकुल शिक्षा चली आ रही है, परंतु ब्रिटिश शासन के आने के बाद वो जो शिक्षा प्रणाली थी वो चेंज हुई, तो क्या कारण थे कि गुरुकुल शिक्षा के ऊपर हानि पहुंची, इस प्रकार के कारण आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने भारतीय समाज और राजनीतिक चेतना को कैसे प्रभावित किया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने भारतीय समाज, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली थी, उसने भारतीय समाज और राजनीतिक चेतना को कैसे प्रभावित किया। भाई भारत का जो समाज था उस समय उसको, और ठीक है, और राजनीतिक चेतना, लोगों के प्रति जो राजनीति के लिए चेतना है, उस चीज को किस प्रकार से प्रभावित किया, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, स्वदेशी शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। ठीक है, ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है कि भाई स्वदेशी शिक्षा प्रणाली जो कि भारत में हमेशा से चली आ रही थी, और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली जो कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत में लाई गई, इन दोनों शिक्षा प्रणालियों के बीच में क्या अंतर है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो कि आखिरी चैप्टर है, उसको देखेंगे तो 1857 के विद्रोह, कारण, प्रगति और परिणाम। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की व्याख्या करें, एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार हो सकता है कि आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके मुख्य या प्रमुख कारण क्या थे। सेकंड क्वेश्चन देखें तो विद्रोह की प्रकृति क्या थी, यह राष्ट्रीयता आंदोलन था या सैन्य विद्रोह। अब जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसकी क्या प्रकृति थी, ये बतानी है। यह राष्ट्रीय आंदोलन था, मतलब राष्ट्र के लिए किया गया आंदोलन था, या फिर एक सैन्य विद्रोह था, मतलब सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह था। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया 1857 के विद्रोह ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण कीजिए। भाई 1857 का जो विद्रोह हुआ, विद्रोह के परिणाम क्या निकले, सामाजिक रूप से क्या परिणाम सामने आए, आर्थिक रूप से क्या परिणाम सामने आए, और राजनीतिक रूप से क्या परिणाम सामने आए, इन चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब उनका विश्लेषण करना है। और ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप करिए, अच्छे से कवर अप करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो खत्म हो जाते हैं, जिसमें हमने प्रत्येक चैप्टर से तीन तीन क्वेश्चंस कवर अप करे हैं। ठीक है, तो आपके कई सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले बस इन क्वेश्चंस को 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना है, इनके आंसर को पढ़ लेना है, इनके पॉइंट्स जो हैं वो सब आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप वीडियो को एक बार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL का। इस बुक के, एक प्रकार से कहें कि इस बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उनके जो आंसर्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम उनकी जो आंसर वीडियो है जिसमें हम
कंप्लीटली पॉइंट बाय पॉइंट जो आंसर्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे आपको, तो उसकी वीडियो भी आपको जल्द ही मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप में आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। फिफ्थ सेमेस्टर के नोट्स अभी अपलोडेड नहीं है, तो जल्द से जल्द हम फिफ्थ सेमेस्टर के नोट्स भी ऐप पे डालेंगे। क्वेश्चन पेपर भी ये अभी फिफ्थ सेमेस्टर के अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, कंप्लीट बुक के जितने भी चैप्टर थे हमने इस वीडियो में कंप्लीट करे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। साथ में हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DOSL ऐप को डाउनलोड करिए, कॉलेज से रिलेटेड अपडेट्स के लिए और स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर, जितनी भी चीज़ें हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे आपके लिए। तो जाइए, आप ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप को यूज़ करिए। सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। टेलीग्राम से हमसे जुड़िए, कोई डाउट हो आप हमसे पूछिए। इंस्टाग्राम पे आपका कोई डाउट हो डायरेक्टली हमसे पूछिए। ठीक है, अगर आपका कोई और क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, हम उसका आपको जो आंसर है वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।